भारतीय इतिहास है जो बीपीएससी का पूर्वावलोकन घटना चक्र का है। ये घटना चक्र का है। तो सबसे पहले इसमें हिस्ट्री ही देखेंगे। पहला क्वेश्चन है ये प्राचीन भारत का इतिहास है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें आंसर जैसे दिया हुआ है यहाँ पर डी, ये मेहरगढ़ हो जाएगा। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। इसमें देखते हैं, विवरण दिया हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले मेहरगढ़ में ही पशुपालन या कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है, जो 7,000 से 5,500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो 7,000 से 5,500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। इस काल में यहाँ पे मानव बसाव का क्षेत्र था, मानव रहते थे। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8,500 ईसा पूर्व से मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मेहरगढ़ में पशुपालन का काल जो है 8,500 ईसा पूर्व है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, नवीनतम खोजों के आधार पर देखा जाए, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है, यहाँ से लहुरा देव है। यहाँ से 7,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6,400 ईसा पूर्व के या 6,400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चावल के साक्ष्य जो प्राप्त होंगे कहाँ से प्राप्त होंगे? लहुरा देव से। ठीक है, चावल का। लेकिन पहला बार कृषि का पूछेगा तो मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। और पशुपालन का भी पूछेगा तो मेहरगढ़ ही होगा। लेकिन जब चावल का पूछेगा तो लहुरा देव हो जाएगा। इसके बाद है, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7,000 से 5,500 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ से 7,000 से 5,500 5,500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा है, प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। कोल्डिहवा जो है प्रयागराज बेलन नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य माना जाता है। तो चावल दो जगह से मिला है, एक लहुरा देव से भी मिला है और एक कोल्डिहवा से भी मिला है। लहुरा देव से मिला है और दूसरा जो है कोल्डिहवा से मिला है। कोल्डिहवा कहाँ है? तो कोल्डिहवा हो जाएगा प्रयागराज जिला में, बेलन नदी के तट पर स्थित है। और जो है मेहरगढ़ हो जाएगा, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा आंसर सी, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसमें देखते हैं, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है।
जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साक्ष्य ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, मतलब जिसमें तांबे के तो मिले ही और साथ ही पत्थर के भी मिले, तो उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्र हो जाएगा तांबा, पत्थर दोनों से जो मिलके बने उसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है, या फिर कहा जाता है कैल्कोलिथिक। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। जब हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक काल था तो उस टाइम क्या होता था कि पैर से जो चाक चलाया जाता था उसका उपयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौरान हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था, जो हम लोग के टाइम भी यूज होता है। पहले जो प्रारंभिक अवस्था में हड़प्पा सभ्यता का विकास प्रारंभिक अवस्था में था तो उस टाइम क्या होता था कि पैर से चलने वाला चाक का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन होते थे और दूसरे चित्रित मृद भांड होते थे। तो दो प्रकार के यहाँ पे बर्तन थे, एक तो जिन पर बिना डिजाइन नहीं किया गया था और एक जिन पर डिजाइन किया गया था। ठीक है। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी के में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। ठीक है। हल्के भूरे लाल। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो पूछेगा कि चित्रकारी किस रंग की जाती थी? तो चित्रकारी जो है यहाँ पे जैसे दिया हुआ है काला रंग। ठीक है। और पुताई किससे की जाती थी? तो लाल रंग से। इसके चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये हो जाएगा आगे ऐतिहासिक काल। आंसर डी हो जाएगा। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आगे ऐतिहासिक काल माना जाता है। सैंधव सभ्यता आगे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके वजह से इसको आगे ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा गया है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। उस युग में भी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि आज के आधुनिक युग में किया जाता है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। नगर नियोजन भी अपने आप में एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे, जैसा कि ग्रिड पद्धति प्रचलित था वहाँ पे। ठीक है। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। ठीक है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसमें जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा आपका लोथल। लोथल जो एक बंदरगाह है। लोथल कहाँ पे है? तो लोथल जो है गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है? तो लोथल गुजरात में है। इसके बाद देखते हैं इसको, हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। तो लोथल को देखते हैं, लोथल क्या हो जाएगा, पहला तो ये बंदरगाह हो जाएगा। बंदरगाह हो जाएगा किस नदी पे है, तो भोगवा नदी पे, ठीक है। और कहाँ पे है, तो गुजरात में है। और अगर ज़िला पूछ दिया तो हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली कहाँ पड़ जाएगा, तो ये हरियाणा में पड़ता है। बनावली जो हरियाणा में पड़ जाएगा। और टेराकोटा का मतलब होता है, टेराकोटा जो है पकाई हुई मिट्टी, पक्की हुई मिट्टी तो हो गया। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, तो ये हो गया आंसर बी, बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जूते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से मिले हैं। और कालीबंगन है कहाँ, तो ये हो गया राजस्थान में हो गया। कालीबंगन हो गया आपका राजस्थान में। इसमें देखते हैं प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन में कि लोथल जो था एक बंदरगाह था या गोदीवाड़ा था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से मिला है जूता हुआ खेत का साक्ष्य। और कालीबंगा है किस नदी के किनारे, तो ये घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। और कहाँ पे है, तो राजस्थान में। अगर जिला पूछ दिया तो हनुमानगढ़, ठीक है। और लोथल का जिला क्या था, तो अहमदाबाद था। और एक कहाँ था, तो गुजरात में था, ठीक है। लोथल जो था गुजरात में था। अब देखते हैं गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से मिला है, तो गुजरात के धौलावीरा से मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, जिसको ऊपर क्वेश्चन में टेराकोटा पूछ दिया था। तो हो जाएगा यहाँ पे वही टेराकोटा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो हो जाएंगे बी ए स्मिथ नहीं थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। 1921 में हड़प्पा। और वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद है रखालदास बनर्जी ने की और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे के एन दीक्षित, अंड्रेस्ट मैके, ऑरेल ऑस्टिन और ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी एन स्मिथ जो थे हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोगज कोई का महत्व इसलिए है। बोगज कोई का महत्व जो है किसके वजह से है, तो हो जाएगा आंसर आपका ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। जो बोगज कोई का अभिलेख है वहाँ पे वैदिक देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, देवी देवताओं का, जिसके वजह से वो प्रसिद्ध है, जिसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं।
ठीक है। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे या आए होंगे। देखिए, बोगज को यह अभिलेख, जिसको एशिया माइनर भी बोलते हैं, से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। यहाँ के जो अभिलेख हैं वो 14वीं शताब्दी से पूर्व के हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों और साक्ष्यों के तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र देवताओं का आह्वान करते थे। इसे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। इसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये हो गया परुष्णी। दशराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। जो दशराग्य युद्ध है उनको कहा जाता है 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। परुष्णी नदी वर्तमान में जिसका नाम हो गया है रावी, परुष्णी नदी का वर्तमान नाम क्या हो गया है? रावी हो गया है, के तट पर लड़ा गया, जिससे भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। जिसमें भरतों के राजा जो थे सुदास ने क्या किया कि 10 राजाओं को एक संघ को हरा दिया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन कौन कौन थे? अनु, दुह, यदु, पुरु और तुर्सु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसे पुरोहित विश्वामित्र थे। ये हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो हो जाएगा आपका सी, 9वां मंडल जो है ये क्या है? सोम को समर्पित है। 8वां मंडल में है आपका 8वां मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है इसमें। और 10वां मंडल जो है इसमें 4 प्रकार के वर्णों का 4 प्रकार के वर्णों का जो है उल्लेख किया गया है 10वां मंडल में। इसमें देखते हैं ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। तो मतलब कि जो 9 मंडल है ये, इसमें कितने मंत्र है जो सोम को समर्पित है? तो 114 मंत्र हैं। कितने हैं? 114 मंत्र। सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, ठीक ना। सोम जो क्या होता था? तो आर्यों का ये पेय पदार्थ था सोम, ठीक है, जिसे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। सोम को किस पर्वत से प्राप्त किया जाता था? जो पीने का पदार्थ था, तब मुंजवत पर्वत। कौन? मुंजवत पर्वत। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है इसमें चारों वर्णों का उल्लेख है। कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो हो जाएगा सोम और डी हो जाएगा आंसर, सोम और इस पे पर नामांकित देवताओं को। तो हो जाएगा आपका आंसर डी। 14वां क्वेश्चन है, ज्ञात्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ज्ञात्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। नीचे देखते हैं, ज्ञात्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। तो जो ज्ञात्री मंत्र है इनकी रचना कौन किए थे? तो विश्वामित्र जी किए थे और यह मंत्र 3य मंडल में वर्णित है। तो जो ज्ञात्री मंत्र है वो ऋग्वेद के किस मंडल में? 3य मंडल में वर्णित है, 3य मंडल में है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक हो जाएंगे, वैशेषिक हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार प्राप्त होता है कि सृष्टि का निर्माण जो हुआ है अणु से हुआ है और महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो महर्षि जो कणाद है इस दर्शन के प्रवर्तक थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी।
इसके बाद देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में, जो वैशाली के निकट है, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता तिरसला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे और कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी उद्धृत है। ठीक है, इसी आधार पर जो है अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले काल के हैं और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व है। और एनसीईआरटी के न्यूनतम संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जो है जन्म 599 ईस्वी पूर्व जो है प्रकाशित हो चुका है। तो महात्मा बुद्ध का हो जाएगा 563 ईस्वी और महावीर स्वामी का हो जाएगा 599 ईस्वी पूर्व। 17 नंबर क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये आंसर हो जाएगा पावापुरी। और जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में जन्म हुआ था इनका। इसको देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे, जो बजी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। और ये राजगिरी जानते हैं बिहार में है, तो पावापुरी भी बिहार में होगा पावापुरी। और महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व हो गया और इनकी मृत्यु हुई कब? 527 ईस्वी पूर्व में, जो कि 72 वर्ष की आयु में हुई थी। इसमें भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। जमाली जो थे उनके दामाद भी थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक पुत्री हुई, जो प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था और ये उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। तो बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो महावीर का जो दामाद थे जमाली ने की। 11 अन्य प्रधान शिष्य हुए, जिन्हें गणधर कहा जाता है और ये गणधरों का नाम दिया हुआ है 11। इसमें 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में सम्भुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, और 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो हो जाएगा सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो हो जाएगा आपका आंसर बी, धर्म चक्र परिवर्तन। इसमें 20 क्वेश्चन ही। आगे का जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में देखेंगे।